नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको देश विदेश की तमाम 100 खबरों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन का वीडियो लिंक के जरिए करेंगे संबोधन। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा होगी। साथ ही कोरोना के बाद आर्थिक सुधारों के चलते व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति पर चर्चा। सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी की स्थिति पर समीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा और संस्कृत सहित प्रमुख क्षेत्रों में होगी चर्चा। पीएमओ ने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है और इसके लिए भारत व आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलता है। पीएमओ ने जानकारी दी कि आसियान भारत सामरिक साझेदारी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सभ्यता संबंधों की एक मजबूत नींव पर खड़ी है। 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 वर्षों को इंगित करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान भारत विदेश मंत्रालयों की बैठक और ईएसएस विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए बुधवार को सतह के प्रचार पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के देर शाम करीब 7:50 पर परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की इस प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोध वाली नीति के अनुरूप है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भारतीय अंतरिम द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अपने सबसे तेज गति में 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ध्वनि की गति को 24 गुना तेज करेगी। यह एक रिंग लेजर गायरोस्कोप जोड़तत्वीय नेविगेशन प्रणाली से लैस है, जो उपग्रह मार्गदर्शन के साथ काम करता है। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना पर काम कर 1 दशक से ज्यादा अधिक समय पहले शुरू हुआ था। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त मिली थी। मैच के बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कई लोगों ने पटाखे फोड़कर नारे लगाकर पाक की जीत की खुशियां मनाई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक बदायूं का, जबकि उसके फेसबुक और पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट है। पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाकर जश्न मनाया गया था। वहीं बरेली के 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज भी की। सिंगू बॉर्डर पर शाम को बुधवार उस समय माहौल गर्म हो गया जब हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग किसान आंदोलन स्थल की ओर बढ़े। इन दोनों में लखबीर सिंह के परिजन भी थे, जिसे गत 15 अक्टूबर को निहंगों ने बेअदबी का आरोप लगाकर मौत की घाट उतारा था। इस बीच अफवाह उड़ी कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। हालात को देखते हुए किसान मोर्चा ने वीरवार को अधिक से अधिक संख्या में किसानों को सिंगू बॉर्डर पहुंचाने की अपील की। ये लोग बॉर्डर पर स्थित गुरु तेग बहादुर स्मारक और जिस स्थान पर लखबीर सिंह की हत्या की गई थी, वहां जाना चाहते थे। कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे किसान संगठनों और इन लोगों में कोई विवाद ना हो, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। यहां पुलिस द्वारा इन पर हल्का लाठीचार्ज हुआ। इससे अफवाह उड़ गई कि बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी ने अब एक नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि रूसी एजेंसी नया अभियान चलाकर अमेरिकी सरकार, कर्मचारियों को और थिंक टैंक के हजारों कंप्यूटर को सेंध लगाने के प्रयास में है। करीब 6 महीने पहले बाइडेन ने दुनिया भर में जटिल खुफिया अभियानों की श्रृंखला चलाने के आरोप में रूसी संस्थाओं और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टॉम बर्न ने बताया कि नया अभियान बेहद बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, रूसी खुफिया एजेंसी एसटीआवर की ओर से यह मुहिम क्लाउड डेटा हासिल करने के लिए शुरू हुई है। एसवीआर ने भी वर्ष 2016 के चुनाव में पहली बार डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के नेटवर्क में सेंध लगाई। इसी के साथ सॉफ्टवेयर में सेंधमारी का आरोप है और यह काफी जटिल सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सरकारी एजेंसियां व बड़ी कंपनियां करती हैं। नाराज बाइडेन ने अप्रैल में रूस के वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनी पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के बाद उन प्रतिबंधों को वापस लिया। पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के बीच शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू ने कहा, कैप्टन इन्फोसिस डेकोरेटेड द्वारा कंट्रोल बीजेपी के वफादार मुख्यमंत्री हैं।
अमरिंदर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सिद्धू को कुछ समय नहीं हुआ है, मुंह से कुछ भी बकवास करते रहते हैं। कैप्टन ने कहा, पूरा दिन मुझ पर अटैक करने में टाइम बर्बाद मत करो। लगता है सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद करने का मन बनाया है। अमरिंदर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सिद्धू ने कैप्टन पर जुबानी हमला बोला। सिद्धू ने अमरिंदर को नकारात्मक ताकत करार देते हुए उन्हें पंजाब का विकास और न्याय रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू ने कहा, कैप्टन मेरे लिए दरवाजे बंद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने पंजाब के लोगों की आवाज उठाई। सिद्धू ने अमरिंदर की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा, पिछली बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तब वह जमानत तक जब्त करवा बैठे। पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए लेबक पाकिस्तान टीएलपी के बीच टकराव। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने समेत 4 लोगों की मांग है। टीएलपी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया जाए। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली हैं, लेकिन वो फ्रांस के राजदूत को निकालने के लिए तैयार नहीं है। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं। कई जगह सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोद दिए गए हैं। इस बीच इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फरवाद चौधरी ने कहा कि लवलैक को अब दूसरे आतंकी संगठनों की तरह माना जाएगा। टीएलपी की मांग है कि फ्रांस में पैगंबर साहब का अपमान हुआ था, इसलिए पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर को फौरन निकाला जाए। बिल लाने के पहले टीएलपी प्रमुख को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। टीएलपी मजहबी और सियासी पार्टी है। इमरान खान फ्रांस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसे यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी उसके खिलाफ हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 से 30 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां देंगे। गांधीनगर में राष्ट्रपति के आगामी दौरे की जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि कोविंद बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पहुंचेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता वघानी ने बताया कि शाम में राष्ट्रपति कोविंद गांधीनगर में स्थित राजभवन में हाई टी पर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलेंगे। उन्होंने बताया, राष्ट्रपति अहमदाबाद से हवाई मार्ग से 29 अक्टूबर को भगवानपुर पहुंचेंगे और वहां से मुरारी बाबू के पैतृक गांव तहरगर्दा पे रवाना होंगे। वघानी ने कहा, राष्ट्रपति कोविंद की भावनपुर जिले के महुआ कस्बे के पास स्थित मुरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम जाने की भी योजना है। मंत्री ने बताया, शाम को राष्ट्रपति कोविंद भावनगर शहर लौटेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया, राष्ट्रपति 5 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से उनके आवास की चाबी भी सौंपेंगे। चीन दुनिया भर में किस हद तक जासूसी में घिरा है, इसका एक और उदाहरण अमेरिका को देखने को मिला। अमेरिकी सुरक्षा नियामकों के संचार के क्षेत्र में काम करने वाली चाइना टेलीकॉम 60 दिनों में देश के बाजार के बाहर होने के आदेश जताए गए हैं। चीन टेलीकॉम कार्प के संगीत संचार उद्योग द्वारा आदेश के तहत निर्धारित अवधि में अमेरिका में घरेलू, अंतरजातीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी बंद होगी। दूरसंचार से जुड़े अमेरिकी नियमादेश में देश भर में जासूसी का खतरा देखते हुए चाइना टेलीकॉम के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। चीनी कंपनी को लेकर आशंका जताई दी है, वह न सिर्फ गोपनीय सूचनाओं का इस्तेमाल करती है बल्कि अमेरिकी संचार को बाधित भी करती है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इससे पहले भारत भी चीनी कंपनियों को ऐप को प्रतिबंध कर चुका है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच होगी। इस आरोप की इंटरनल जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम की 5 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह मुंबई पहुंची और सीधे एजेंसी के जोनल ऑफिस पहुंचकर वानखेड़े की करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। विजिलेंस टीम ने इस मामले में अन्य गवाहों के साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया। विजिलेंस टीम ने स्पष्ट किया कि विजिलेंस जांच के तहत सबूत मिलने तक वानखेड़े क्रूज ड्रग्स केस की जांच टीम को लीड करते रहेंगे। विजिलेंस जांच टीम की अगुवाई में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह खुद संभाल रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली से मुंबई पहुंची इस टीम में जोनल डायरेक्टर के स्तर के अधिकारी भी शामिल है। यह एक स्पेशल इंक्वायरी है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल की तरफ से एडवोकेट लगाए गए हैं। रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए टीम गठित हुई है। दुनिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक 7 दिसंबर को लंदन में नीलाम होगा। दुनिया का सबसे पुराना नीलामी घर सोथबी इस ऑक्शन के लिए पेश होगा। पेनी ब्लैक की कीमत करीब 61 करोड़ रुपए आंकी गई। सबसे पुराने डाक टिकट पर इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया की 15 साल की उम्र की फोटो खींची गई है। पेनी ब्लैक को बंद करके पेनी रेड जारी किया गया था। क्वीन एलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया का जन्म 1819 को क्लिंजिंगटन पैलेस में हुआ था। 1839 में विक्टोरिया ने अपने कजिन और गोथा के राजकुमार एल्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज किया और 1 साल बाद दोनों ने शादी की थी।
विक्टोरिया पहली ऐसी शख्स थी जिन्हें शाही बीमारी ब्लड क्लॉन्गटन हीमोफोबिया बी की पहचान हुई। जब शाही घराने की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी उस समय इंग्लैंड की महारानी होने की वजह से विक्टोरिया के नाम पर दुनिया भर के शहर और झीलों के नाम रखे गए। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त की बड़ी हलचल है, जिस वजह से पहले विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। सीएम चरणजीत चन्नी को भी राहुल गांधी का बुलावा आ गया है। चन्नी उस वक्त रोपड़ के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। इस हलचल को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दांव के साथ अरसा आलम के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अरसा आलम को लेकर कांग्रेस हाईकमान खासा नाराज है। खासकर इस विवाद में कैप्टन ने सोनिया को घसीट लिया है। इस वजह से पहले डिप्टी सीएम सुखिंदर रंधावा को दिल्ली तलब किया गया। माना जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस हाईकमान की खरी बातें सुननी पड़ी। पूरे प्रकरण की नींव में नवजोत सिंह सिद्धू बताए जा रहे हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू से मीटिंग भी की थी। सिद्धू ने भी अरसा विवाद को लेकर ऐतराज जताया। इसके अलावा डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सवाल। सिद्धू ने हाईकमान को बताया कि पंजाब में सरकारी हाईकमान के 18 सूत्री एजेंडे पर काम नहीं कर रही है। जिला बारामूला के चेदरानी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया। जावेद को बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस को इस बात की भनक लगी। सेना और पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले वहां पहुंच गया। सुरक्षा बलों के आमने सामने देख आतंकी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवानी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी जावेद को मार गिराया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए उसकी पहचान कर ली है। 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने कुलगाम के वानापो इलाके में श्रमिकों की बस्ती पर जो हमला किया था, जावेद उसमें मददगार था। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में बिहार के 2 मजदूरों समेत बिहार का एक अन्य मजदूर चुनचुन रेशी राव भी घायल हो गया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई की बात कही। आर्यन खान को बुधवार को भी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी नहीं मिली। वह 7 अक्टूबर से ऑर्थर रोड जेल में बंद है। पुणे पुलिस की कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस ने क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को हिरासत में लिया। एनसीबी की तरफ से एसजी अनिल सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वह आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत का विरोध करेंगे। बुधवार 1.5 घंटे चली सुनवाई में अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेजा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। बॉम्बे हाईकोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी दलील में कहा, गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वसूली के आरोप में फंसी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग को लेकर कोर्ट का रुख किया। अब इस मामले पर जानकारी देते मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि हमने 9 अक्टूबर को वसूली मामले में पूछताछ के लिए परमबीर सिंह का समन भेजा था, पर वो आए नहीं। परमबीर के खिलाफ राज्य में कम से कम 5 आपराधिक मामले सामने आए हैं और देश छोड़कर भागने की आशंका के बाद ताजा नोटिस दायर किया गया था। तो फिलहाल टॉप 100 की खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।